हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम और सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। तो इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी और उसमें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। आफ्टर दैट जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़। उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ रहे थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो किसी एक पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में होगा। मतलब जैसे कोई भी बॉडी है उस पर टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस NE। इस चीज़ को बारे में बताया था कि जो टोटल बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा। ठीक, इस चीज़ के ये चीज़ डिस्कस करी थी। अब ये कल पढ़ चुके हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका एक तरीका, इसका एक रीज़न है, उसको देखेंगे अपन। तो ये पढ़ चुके हैं, वैसे हम इससे जो कह सकते हैं कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे या कुछ ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। तो देखिए ध्यान से, जैसे कोई मेरे से पूछे कि ये तो क्यों है कि इस पे कितना चार्ज है। अच्छा, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ये नंबर ऑफ चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। लेट ऐसा कह देते हैं कि मान लो कि यहाँ पे लेट मेरे पास जो चार्ज है वो कहीं से 1 कूलाम्ब है। कितना है? 1 कूलाम्ब। अगर मैं इस इक्वेशन में चार्ज को 1 कूलाम्ब पुट कर दूं, कितना पुट कर दूं? 1 कूलाम्ब पुट कर दूं, तो मुझे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा ये पता लगेगा। समझेंगे हम इस बात को। देखिए, इस इक्वेशन में पुट करेंगे अपन 1 कूलाम्ब। ठीक है, तो यहाँ Q इक्वल्स टू कितना पुट कर देते हैं? 1। ओके, प्लस माइनस NE, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻90 कूलाम्ब। ओके, इतना। अच्छा ठीक है, ये C लिख दिया, यहाँ भी C लिख देते हैं। कूलाम्ब से कूलाम्ब कैंसिल हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट? ओके। अच्छा, ये प्लस माइनस की कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ लगाओ तो लगाओ। अच्छा, N की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो 1 डिवाइड बाई दिस वैल्यू। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम्ब। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.24 इंटू 10⁻+18। तो ये n की वैल्यू है क्या? 6.24 इंटू 10⁻18। ये n क्या है? इसको ध्यान से अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो 1 कूलाम्ब चार्ज होता है, वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल रहता है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा वो 1 कूलाम्ब चार्ज के इक्वल होगा। ओके, इस स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है ये। यहाँ तक समझ में आता है कि 1 कूलाम्ब चार्ज 6.24 इंटू 10⁻18 कूलाम्ब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होगा वो 1 कूलाम्ब चार्ज बोलेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आता है? आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाद बाकी इसको एक नोट करके एक बॉक्स में बना के लिख लेंगे। ओके, देखिए 1 कूलाम्ब चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 6.24 इंटू 10⁻18 कूलाम्ब 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 कूलाम्ब चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जितना चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 कूलाम्ब। ओके, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है ना। तो यहाँ से ये बात भी लिख सकते हैं, नोट द SI unit of charge
इज कूलाम, COULAMB, जिसको C, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इज इट ओके और नॉट? ओके। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक एप्लीकेशन है कि यहाँ से हम 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कहेंगे उसको बता सकते हैं। इज इट ओके? तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। ओके, मेयर इज दिस, एक सेकेंड में ओके। तो ये तो कुछ बचा हुआ था पार्ट थोड़ा सा लास्ट क्लास का, वो डिस्कस किया हमने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप। आपके सिलेबस में मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि होता क्या है ना। मेकिंग नहीं है कि कैसे बनता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि क्या होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे, उसको थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे अपन कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज़ है, स्कोप क्या चीज़ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं है, एक डिवाइस है जो हमको ये बताएगा कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। ओके, यहाँ तक कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे it is a device which is used to detect the presence of charge on a बॉडी। बस ये एक ऐसी डिवाइस है जो ये बताएगा कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताता है कि चार्ज किस तरीके का है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर इसको ऐसा बनाना है तो हमको कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली बिल्कुल सिंपल बात यही है। तो किसी भी बॉडी, कोई भी चीज़ होती है, मतलब कोई भी एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी चीज़ पे वो चार्ज को डिटेक्ट करता है। ओके, यहाँ इसकी एक बेसिक डेफिनेशन थी, इतने ही बहुत है। इसके बाद में कुछ बेसिक डेफिनेशंस और हैं, जैसे कोई कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर बॉडी क्या होती है ना? कंडक्टर क्या होता है बताइए? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से चार्ज या करंट फ्लो कर सके उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बेसिक डेफिनेशन है, सिलेबस से रिमूव नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल through which electric charge और करंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वही, उसी को पर सेकंड में जब भी रेट कैलकुलेट की जाती है उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट भी बोल सकते हैं। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट कैन फ्लो easily called conductors। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सके या करंट फ्लो कर सके उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सब इसी के अंडर आती है, ऑल मेटल्स। एक ह्यूमन बॉडी होता है, वो भी कंडक्टर होता है। ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अर्थ भी एक कंडक्टर होती है ना। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से लिखवाया है ये। इसके बाद में बात करें इंसुलेटर्स। क्या? इंसुलेटर्स ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, पर फिर भी सिलेबस में है तो मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार। तो इसका सिंपल है, द मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो रेजिस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को। ठीक है, द मटेरियल्स विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सिंपल बात है, ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, ये सब लोग जानते हैं। रबर हो गया। एक इम्पोर्टेंट है पोर्सिलिन, पोर्सिलिन, ठीक है, ये मटेरियल। पोर्सिलिन मतलब होता है जिसमें चाय पीते हैं वो, चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी होती है ना, उसके बर्तन बनते हैं, वो पोर्सिलिन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये हो गया अपना। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद में क्या चीज़ थी, हाँ, इसके बाद में चार्जिंग मेथड्स आता है। क्या, चार्जिंग मेथड्स, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप उतार लेना, इतनी बात है इसमें ज़्यादा नहीं है। चार्जिंग मेथड्स कि कोई भी बॉडी है वो एक सेकेंड, हमने अब तक पढ़ा है चार्जिंग मेथड्स, है ना, मेथड्स। चार्जिंग मेथड का मतलब, चार्जिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी पे चार्ज क्रिएट करना, चार्ज क्रिएट करना, है ना। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो समझते हैं, ठीक है। उसको वापस एक बार ब्रीफ में रिव्यू कर देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे कि ये चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, वो अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ओके, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कोई भी झटका नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट्स एटम्स का किस तरीके से होता है वो ध्यान से देखेंगे। मान लो अपन तो एक दो एटम ले लेते हैं, इसमें खाली बस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, काफ़ी एटम होते हैं। तो हम एक एटम तो यहाँ मान लेते हैं, एक एटम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस ये है, तो इसमें 2 प्रोटॉन है और इसके बाहर ऐसे 2 वो है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अच्छा, एक प्रोटॉन और ले लेते हैं, न्यूट्रॉन भी हैं लेकिन अपन उसको कंसीडर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा, तो ऐसा। अच्छा, एक ऐसा ही होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन अपन 2 को ही देखते हैं, तो ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ऐसा ही है। इसका भी एटम सेम टाइप का ही होगा। ऐसा कोई एटम हो या नहीं हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार उसको देखेंगे। अच्छा, ध्यान से देखिए। अब ये क्या है कि जो बाहर वाला एटम होता है वो लूजली बाउंडेड होता है, वी हैव डिस्कस दिस, ओके। तो जनरली क्या होता है कि ये इधर उधर घूमता रहता है। ऐसा भी हो जाता है कि इसको छोड़ के भी कभी कभार भाग लेता है और इधर उधर इस मेटल के अंदर ऐसे जो भी अगर खाली जगह पड़ी है तो वहाँ पे वो भागता है। इन एटम्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ओके। तो ध्यान से देखिए, जब भी हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस मेटल, ये होता क्या है कि ये मेटल की सरफेस की वजह से इसको पकड़े रहता है, रुका रहता है। ये मेटल की जो सरफेस है इसको छोड़ के नहीं जा सकता, बस इसके अंदर अंदर ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा बाहर से एनर्जी दी तो ये इसको छोड़ के जा सकता है, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई भी दूसरा मेटल है या कुछ भी है, इसको इसके साथ मैंने रब कर दिया गलती से, तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी। जैसे हमने दिया ना एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। तो मान लो गलती से यहाँ से यहाँ इसको छोड़ के चले गया और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसके एटम्स के पास चल जाएगा, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जब भी ये इलेक्ट्रॉन के पास इधर जाएगा यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके पास से जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, ठीक है ना। जो भी बॉडी, 2 बॉडीज थी, समझ में आती है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, चार्जिंग होती है, तो ये दोनों पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट मेथड क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये समझ में आ गया। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर थी
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को लिखें तो सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, when two objects rubbed to each other, जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ में रब किया जाता है, then तो क्या होगा, electrons transfers from one body, one object लिख लो, from one object to another object, electron transferred from one object to another object, okay, and the object from electron, the body which, ऐसे लिख लो, which lose electron gets positively charged, and another body which gain electrons gets negatively charged, okay, this is known as charging by friction। क्या कहता हूं मैं, मान लो कि अपन ने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, लेट दिस इज ए प्लास्टिक रोड, कि ये कोई एक प्लास्टिक रोड है, दिस इज अभी कहीं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये, ठीक है, इसके बाद में एक सिल्क का क्लॉथ लिया अपन ने, ठीक है, एग्जाम्पल पहले भी दिया था मैंने आपको, तो दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, हमने इन दोनों को क्या किया है, रब किया है, ठीक है ना, तो रब कर दिया मैंने इसको, तो ऐसे रब कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दूसरा भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों को रब किया ऐसा, तो आफ्टर रबिंग मैंने ये माना कि इस प्लास्टिक रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर चले गए, ठीक है, तो क्या हो गया, लेट ये प्लास्टिक रोड है, कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4 बार प्लस लगा देंगे, क्योंकि 4 चार्ज चले गए यहाँ से, तो 4 बार पॉजिटिवली चार्ज हो गए, इसके बाद में जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर ही आएंगे वो, तो यहाँ 4 बार नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक रोड और ये सिल्क क्लॉथ, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या कि पहले दोनों अनचार्ज थे, अभी दोनों बॉडी चार्ज है, ठीक है, पहले अनचार्ज हैं ये दोनों एंड दीज आर चार्ज बॉडी, ओके, ये केस रहेगा, तो पढ़ के देख लेते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब टू ईच अदर, दो बॉडीज को जब एक दूसरे से रब किया, देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट को, ओके, एंड द ऑब्जेक्ट विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेट पॉजिटिवली चार्ज, एंड अनदर body which gain electrons, who gain electrons, silk cloth, get negatively charged, this is known as charging by friction,
ओके, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कंसेप्ट है, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो जो इस तरीके से रगड़ने का आता है ना, वो सब यही है। इसके बाद दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या चीज़ है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग। कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे कहता है कि जब कोई अनचार्ज बॉडी को और चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है, तो चार्ज बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर होता है अनचार्ज बॉडी की तरफ। इसकी वजह से दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है। और कब तक होएगी? जब तक दोनों के बीच में इक्वल चार्ज नहीं हो जाता है। ठीक है, समझिए इस बात को। एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ से लिखते हैं। मान लो कि एक बॉडी है, ये बॉडी है वो अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज है। एक दूसरी बॉडी है, वो बहुत अच्छे से चार्ज है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है। तो दोनों को अगर हम कांटेक्ट में लाएं, ठीक है ना, इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे अगर अपन, तो देखिए ये यहां से अनचार्ज को और चार्ज बॉडी को, ठीक है, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाए हैं। ठीक है, कांटेक्ट। ध्यान से देखिए, हमने जब भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब हमने क्या पढ़ा था कि जो चार्ज है, ट्रांसफरेबिलिटी पढ़ी थी। तो हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज होता है, जब भी एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी जब कांटेक्ट में आती है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो सेम यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ जाएगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, ये कब तक ट्रेवल करेगा वो देखते हैं। भी अलग अलग करके लिख दिया मैंने, ऐसा। ठीक है, बोथ चार्ज, दोनों चार्ज कर दिए अपन, है ना, मतलब जो पहले चार्ज नहीं थी उसको चार्ज किया है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो मैंने क्या किया, जब इसको कांटेक्ट में लाया तो 5 इसके पास भेज दिए, 5 इसके पास भेज दिए। उसके बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसलिए ना तो चार्ज इसके पास जा सकता है, ना ही चार्ज इसके पास जा सकता है। ठीक है ना तो यहाँ कमी है, ना ही यहाँ ज़्यादा है। तो जब भी इक्वल चार्जेस हो जाएंगे उसको बोलते हैं पोटेंशियल सेम होना। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो वो तब तक ही चार्ज एक दूसरे से मतलब एक्सचेंज होएगा। तो यहाँ तक होएगा, इसके बाद में इतनी बॉडी चार्ज होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो यहाँ सिंपल सा इस बात को लिखना है, वो लिख देते हैं एक बार। व्हेन ए चार्ज बॉडी bring in contact with another body, with another uncharged body, then charge will transfer from charge body to uncharged body through point of contact
थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू ये चार्ज पास होगा। पॉइंट कॉन्टैक्ट जरूरी है मतलब कंडक्शन में, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अंटिल ऐसे लिख लो, अंटिल चार्जेस ऑन both bodies become same मतलब ये कब तक चार्ज होएगा, मतलब ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि दोनों बॉडीज पे जो चार्ज है वो सेम हो जाए। जैसे 10 थी इसके पास, तो इधर आगे 5, तो 5 हो गया ना, तो अब तक रहेगा, उसके बाद में नहीं रहेगा। ठीक है। व्हेन ए चार्ज बॉडी ब्रिंग इन कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज बॉडी, जब भी एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ में कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा, देन चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी, तो चार्ज ट्रांसफर होगा चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ। ठीक है, बाई अनचार्ज टू अनचार्ज बॉडी लिखो इसको, अनचार्ज बॉडी थ्रो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ठीक है, अंटिल चार्जेस ऑन बोथ बॉडीज बिकम इक्वल, ये सेम, जब तक कि दोनों बॉडीज पे चार्ज सेम नहीं हो जाता। ओके, इसके बाद में एक टॉपिक और है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, ये काम है। तो ये टॉपिक डिलीट हो चुका है और हम इसको पढ़ेंगे नहीं। सिलेबस रिलीज हुआ 2023-24 का सिलेबस है, उसमें से इसको डिलीट कर दिया गया है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक था, वैसे ही आपकी बुक में है, लेकिन ये इसको डिलीटेड टॉपिक्स में है ये, तो वी विल नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वी विल गो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर इट। आज के लिए इतना ही, कल और देखते हैं। थैंक यू।